नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। इस समय पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली की एक एक हलचल का अपडेट ले रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेचैनी है कि बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अब से ठीक 3.5 घंटे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे भरोसेमंद मित्र नरेंद्र मोदी से भारत मिलने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अगले 48 घंटे तक क्या क्या करेंगे, इसकी एक एक डिटेल मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम दिल्ली में लैंड करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात पुतिन के लिए स्पेशल डिनर होस्ट करेंगे। वहीं कल दोनों देशों के नेताओं के बीच बायलैटरल मीटिंग होगी। पुतिन के इस दौरे के दौरान भारत और रशिया के बीच में कई अहम डिफेंस डील होने की संभावना है। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस के नए और खतरनाक वर्जन पर समझौता हो सकता है। मोदी और पुतिन के बीच 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 और दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर भी बात हो सकती है। भारत और रूस के बीच होने जा रही ये डिफेंस डील दोनों देशों के बीच रिश्ते को एक नया आयाम देने वाली है। दुश्मन खेमे में खलबली मची है कि पुतिन कौन कौन सी डील साइन करेंगे, मोदी कौन कौन सा समझौता करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, Su-57 स्टील्थ फाइटर प्लेन, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, पंतसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, R-37M एयर टू एयर लॉन्च रेंज मिसाइल। दिल्ली में मोदी और पुतिन जब आमने सामने बैठेंगे तो किन किन हथियारों का सौदा होगा? भारत के लिए पुतिन कौन कौन सी डिफेंस डील लेकर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी रूस के साथ साथ कौन कौन सा रक्षा समझौता करने जा रहे हैं? पुतिन और मोदी की मीटिंग से पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। विध्वंसक ब्रह्मोस की खबर ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। इंडिया का दी मोस्ट टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वेपन ब्रह्मोस अब और भी ज्यादा प्रलयकारी होने जा रहा है। जिस ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाए, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की रात को दिन में बदल दिया था, जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस को उड़ा दिया था, वो अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। पुतिन और मोदी की यारी से ब्रह्मोस की रेंज पाकिस्तान पार करने वाली है। पुतिन और मोदी की मीटिंग में ब्रह्मोस के नए और एडवांस वर्जन पर बात पक्की होने वाली है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी और अब उसका नया वर्जन पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देगा। ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हर फाइटर जेट पर फिट हो सकेगा। इसकी रफ्तार भी 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। ब्रह्मोस का नया वर्जन आकार में छोटा होगा, जिसकी वजह से एक साथ 6-7 मिसाइल फाइटर जेट में फिट हो सकेंगे। भारत के पास जो मौजूदा ब्रह्मोस है वो भी कम खतरनाक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ब्रह्मोस की मार का मजा चख चुका है। मौजूदा ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन 900 से 1500 किलोमीटर तक मार करेगा। दुश्मन के एयरबेस कमांड सेंटर की बहुत दूर से ही तबाही कर देगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस अभी ब्रह्मोस एनजी की डिजाइन पर काम कर रहा है। इसे
इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फिट हो सके। माना जा रहा है कि अगले साल इस मिसाइल की टेस्टिंग कर ली जाएगी। आज रात मोदी पुतिन के साथ स्पेशल डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। कल पुतिन और मोदी के बीच बायलैटरल टॉक होगी। इसी दौरान ब्रह्मोस समेत कई हथियारों की डील डन होने की भी उम्मीद की जा रही है। ये रूस का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 है। Su-57 अमेरिका के F-35 को टक्कर देता है। रूस ने इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए बनाया है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी इसे तकरीन आदर्श बनाती है। Su-57 को जब तक दुश्मन का रडार पकड़ता है तब तक ये दुश्मन को हिट कर चुका होता है। रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। भारत के पास अभी सबसे एडवांस फाइटर जेट राफेल है, लेकिन राफेल 5th जनरेशन नहीं है। अगर Su-57 को लेकर पुतिन और मोदी के बीच समझौता होता है तो भारत एयर पावर में चीन के बराबर होगा और चीनी फाइटर जेट पर इतराने वाले पाकिस्तान से कहीं आगे निकल जाएगा। Su-57 की टॉप स्पीड मैक 2 यानी करीब 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1900 किलोमीटर है। ये 7500 किलोग्राम तक वजनी हथियार लेकर उड़ सकता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेपन फिट हो सकते हैं। इसमें 160 से 190 किलोमीटर रेंज वाली R-77M एयर टू एयर मिसाइल, 230 से 250 किलोमीटर रेंज वाली R-37M एयर टू एयर मिसाइल, 160 से 190 किलोमीटर रेंज वाली 2 KH-69 स्टील्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फिट हो जाती है। Su-57 ग्रोम E-1, E-2 में ग्लाइड बम फिट किया जा सकता है। रूस ने भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। अगर भारत रूस का ऑफर मान लेता है तो भारत में ही इसका निर्माण भी होगा। ये भारत का सुदर्शन है, नाम है S-400। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, खासतौर से S-400 ने पाकिस्तानी जेट्स और मिसाइल को बेबस कर दिया था। पाकिस्तान से अब अगली लड़ाई और भी भीषण होगी। यही वजह है कि भारत रूस के साथ S-400 की नई डील करने जा रहा है। भारत के पास अभी S-400 की 3 यूनिट है, जबकि भारत 2 और यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। S-400 पाकिस्तान के लिए काल बन गया था, लेकिन अब पाकिस्तान का महाकाल आने वाला है। मोदी और पुतिन के बाद S-400 के अपग्रेडेड वर्जन S-500 को लेकर भी डील हो सकती है। S-500 सिर्फ रूस के पास है। भारत दूसरा ऐसा देश बनेगा जिसके पास S-500 होगा। भारत S-500 को अटैक नीति के तहत खरीदने की तैयारी कर रहा है। S-500 आने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। S-500 दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे हाईटेक, सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 किसी भी प्लेन या मिसाइल को 400 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकता है। S-500 किसी भी प्लेन और क्रूज मिसाइल को 800 की रेंज में टारगेट कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल को 600 किलोमीटर दूर से मार गिरा सकता है। S-400 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जेट या मिसाइल का पता लगा सकता है। S-500 2000 किलोमीटर दूर से दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। S-400 30 किलोमीटर ऊपर तक हमला कर सकता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। S-400 की मिसाइल की स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जबकि S-500 की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। S-400 में 40N6, 48N6 और NM96 सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि S-500 में एडवांस 77N6 सीरीज की मिसाइल लगी है। पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध को देखते हुए भारतीय सेना तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारतीय फौज अपने एयर डिफेंस को अभेद बनाने की रणनीति पर चल रही है।
आज पुतिन जब भारत आएंगे तो मोदी के साथ उनकी S-400 और S-500 के अलावा कई और एयर डिफेंस सिस्टम पर भी डील हो सकती है। यह रूस का पंतसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये कामिकाजे ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देता है। यूक्रेन वॉर में रूस का ये डिफेंस सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। पंतसीर की रेंज 20 से 30 किलोमीटर है। इसमें 12 मिसाइल और 30 mm गन लगती है। एक गन से एक सेकंड में 40 राउंड फायर होते हैं। एक बार में 1400 राउंड लोड किया जा सकता है। पुतिन के भारत दौरे के दौरान पंतसीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी समझौता हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की तरफ से एक भी ड्रोन भारत के एयर स्पेस में नहीं घुस पाएगा, वो उसे हवा में ही तबाह कर देगा। भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर पाकिस्तान और चीन के कान खड़े हैं। सब कुछ ठीक रहा तो रूस की ये R-37M मिसाइल भी भारतीय सेना के पास होगी। R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके निशाने पर चीन का J-20 होगा। पाकिस्तान का F-16 भी R-37M के निशाने पर होगा। ये बॉम्बर और वाक्स को भी मार गिरा सकता है। इसकी टॉप स्पीड मैक 6 की है। ये मिसाइल हवा में 200 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स इसे Su-30 MKI से लॉन्च कर सकती है। रूस के पास दुनिया की खतरनाक सेना और दुनिया के एडवांस हथियार है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। पुतिन के पास वेपन है, मोदी के पास मनी है। दोनों की दोस्ती वर्ल्ड पावर वाली है। करीब 3 घंटे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उधर पुतिन की सेना का यूक्रेन फतह जारी है। यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाकर रूसी सेना ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। पुतिन आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ताजा हमलों से यूक्रेन के किस शहर में कोहराम मचा हुआ है? क्या है पुतिन का दिसंबर प्लान? क्या यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेंगे पुतिन? क्या पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे? आधी रात को यूक्रेन के किस शहर पर बरपाया कहर? रूस के हमले से यूक्रेन में कैसे मच रहा कोहराम? तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर की है। हवाई हमले से पूरा शहर धू-धू कर जल रहा है। यूक्रेन के प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने इस शहर को धुआं-धुआं कर दिया है। आधी रात को रूस ने इस शहर पर भारी एयर स्ट्राइक की। रूसी सेना ने आसमान से एक के बाद एक 9 विनाशकारी बम गिराए। हवाई हमले से पूरे शहर में कोहराम मच गया। बारूदी बवंडर से शहर की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। हमले में सबसे बड़ा नुकसान उस समय हुआ जब एरियल बम सीधा एक बिल्डिंग पर गिरा। धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह गया। विनाशकारी हमले में आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। शक्तिशाली बम के हमले में इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। चारों तरफ अब सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। रिहायशी इलाके में हुए इस हमले से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। भीषण हमले में कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। रूस हमले से डोनेट्स्क में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है जहां हमले से बचा जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि वो तुरंत इलाके को खाली करें, क्योंकि रूस की बमबारी किसी भी समय और कहीं भी हो सकती है। यूक्रेन के लिए स्लोवियांस्क रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर है। रूसी सेना ने पिछले कई महीनों से इसे निशाने पर रखा हुआ है। रूसी हमले से शहर के कई इलाकों में बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बिजली पानी की आपूर्ति चरमरा गई है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने राजधानी कीव समेत पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में विध्वंसक प्रहार किया।
रूस ने पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर पर भीषण हमला किया है। इसके साथ ही पोक्रोवस्क पर ताबड़तोड़ हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना यूक्रेन के नीपर शहर पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ड्रोन और हवाई हमले से राजधानी कीव के कई इलाके तबाह हो गए हैं। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के मिर्नोगराद शहर की है। डोनेट्स्क के बड़े शहर पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना शहर पर चारों तरफ से ड्रोन से बम बरसा रही है। पूरा शहर धुआं हो गया है। बमबारी से बिल्डिंग्स से आग के साथ धुआं निकल रहा है। चारों तरफ भारी तबाही हो रही है। शहर की घेराबंदी से शहर में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। बिजली और पानी की आपूर्ति को रोक दिया गया है। लगातार हो रहे रूसी हमले से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। Дуже важка ситуація, не просто важка, дуже важка. स्थिति बहुत कठिन है, न केवल कठिन बल्कि बहुत कठिन। वर्तमान में काफी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले रसद के साथ, यानी अब तक बहुत लंबे समय से दुश्मन के साथ बहुत निकट संपर्क और FVP ड्रोन और रिमोट माइनिंग करने वाले ड्रोन दोनों की भारी संख्या के कारण कोई भी परिवहन वहां प्रवेश नहीं कर पाया है। І дронів, які проводять पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन के एक के बाद एक शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो रहा है। तोपों, मोर्टार और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जिस तरह से रूस की सेना विध्वंसक हमले कर रही है, उससे यूक्रेनी सैनिकों का दिल भी दहलने लगा है। бойових дій. По-перше, це йде постійне. लड़ाई की प्रकृति के अनुसार सबसे पहले लगातार गोलाबारी हो रही है। शहर पर हर संभव तरीके से बमबारी हो रही है, यानी तोपखाने, मोटरार और भारी संख्या में निर्देशित हवाई बम। मान लीजिए कि रूसियों को साफ दिख रहा है कि वे कर्मियों के मामले में हमसे कमजोर हैं, यानी गोलीबारी उनके लिए ज्यादातर बुरी तरह से खत्म होती है। इसलिए जाहिर है कि वे शहर को धरती से मिटा देना चाहते हैं। От і тому, судячи з усього, намагаються просто. पूर्वी यूक्रेन के साथ ही रूस ने कई दूसरे शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। आसमान से बमों की बारिश हो रही है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के मिर्नोगराद शहर की है, जहां रूसी सेना ने FAB 1500 से हमला किया है। FAB 1500 रूस का 1500 किलो वजनी बम है। ये इतना शक्तिशाली है कि इससे पूरा इलाका तबाह हो जाता है। विनाशकारी हवाई हमले से पूरा शहर दहल उठा। भारी बमबारी से कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। रूस की सेना ने कब्जे के लिए मिर्नोगराद शहर को चारों तरफ से घेर रखा है और कभी भी यहां भी रूसी झंडा लहरा सकता है। यूक्रेन फतेह के लिए पुतिन का मिशन तेज हो गया है। रूस की सेना एक के बाद एक यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रही है, तो दूसरी ओर इस भीषण जंग को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दो वार्ताकारों ने पुतिन से करीब 5 घंटे तक मॉस्को में मुलाकात की है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। Don't know what the Kremlin's doing. I can tell you that they had a reasonably good meeting with President Putin. We're going to find out. It's a war that should have never been started. It's a war, if I were president, we had a rigged election. If I were president, that war would have never happened. It's a terrible thing. But I thought they had a very good meeting yesterday with President Putin. We'll see what happens. It's, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. But they, in their wisdom, decided not to do that. They have a lot of things against them right now. But you have President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you. करीब 4 साल से चली आ रही ये भीषण जंग कब खत्म होगी, इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप भी सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं। तो दूसरी ओर रूसी सेना एक एक कर यूक्रेनी शहरों पर कंट्रोल कर रही है। ये यूक्रेन का जापोरोजे इलाका है। रूसी सेना ने चेरवोनोय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस की आर्मी ने यूक्रेनी आर्मी को ध्वस्त कर दिया है।
जेलियोनी गाई के पास घिरी हुई यूक्रेनी यूनिट्स को खत्म कर दिया है और गुलियापोल की ओर एक नया रास्ता खोलते हुए 12 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इस वक्त जेलेंस्की के लिए पुतिन को रोकना मुश्किल हो रहा है। रूस की सेनाएं यूक्रेन के कई इलाकों में आगे बढ़ रही हैं। रूस ने ओडेसा में जोरदार मिसाइल अटैक किया है। रूस के हमलों से ओडेसा दहक उठा है। हमले के बाद ओडिशा कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। बिजली गुल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के लिए समझौते की बातें कह रहे हैं, तो पुतिन का यूक्रेन पर हमला बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अभी भी उम्मीद है कि अमेरिका की अगुवाई में जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। Готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. हम अमेरिका में बैठकों की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी टीम के मॉस्को से लौटने और वॉशिंगटन में संबंधित परामर्श के बाद रुस्तम उमरोव और बाकी वार्ता दल के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के दूतों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। हम आने वाले दिनों में ऐसी बैठकों, संपर्कों और वार्ताओं के बारे में खबर की उम्मीद करते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप में हो या फिर फोन पर। सभी भागीदार एक दूसरे और यूक्रेन के साथ नियमित संपर्क में हैं। Та між партнерами та Україною. रूसी हमले की ये तस्वीरें यूक्रेन के कोस्टेंटिनोवका की है। पुतिन की सेना ने यहाँ जोरदार अटैक किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए हमले में यूक्रेन के कमांड पोस्ट सप्लाई डिपो को उड़ाने का दावा किया है। इन हमलों के बाद जेलेंस्की के लिए पुतिन के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल लग रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव भी फिलहाल सुरक्षित नहीं लग रही है। जापोरिजे इलाके में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जोरदार बमबारी हुई है। यूक्रेन के डोनबास में रूस के हमले की तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर रूसी सेना के स्ट्रेला 10 SAM सिस्टम ने यूक्रेन के कामिकेज ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के कास्नो आम्रेयस्क में भी रूस ने जोरदार अटैक किया है। रूस ने 30 किलोमीटर की दूरी से यूक्रेन के टारगेट को निशाना बनाने का दावा किया है। रूस ने यह हमला 203 mm की आर्टिलरी से किया है। जिस तरह पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, यूक्रेन के शहर शहर सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, उसी तरह अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने इतनी सी भी हरकत की होती तो कराची समेत न जाने कितने शहर राख के ढेर में तब्दील हो जाते। आज नौसेना के शौर्य शक्ति को सल्यूट करने का दिन है। आज पूरा देश नेवी डे मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर क्या वीडियो मैसेज जारी किया, आने वाले दिनों में और कैसे बढ़ने जा रही है इंडियन नेवी की पावर, क्यों अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के हम हैं सिकंदर। नेवी डे से पहले ऑपरेशन डेमो देखिए कैसे बढ़ गई है शहबाज और मुनीर की टेंशन। इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। समंदर के सिकंदर, इंडियन नेवी का पावर शो। नेवी का ऑपरेशनल डेमो, कांप उठे मुनीर शहबाज। INS विक्रांत स्टेल्थ फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर का प्लान कराची से।
समंदर के प्रहरी भारतीय नौसैनिक हर दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना एक गोला दागे ही इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नौसेना को कराची पोर्ट से निकलने तक नहीं दिया। आज पूरा देश नौसेना दिवस मना रहा है। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। पूरा देश जल प्रहरियों के अदम्य साहस को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नौसैनिकों के लिए खास वीडियो संदेश जारी किया। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 4 दिसंबर की रात इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने कराची नेवी बेस पर हमला बोला। हमारी नेवी के हमले से कराची पोर्ट धुआं हो गया और इसके बाद पाकिस्तान के हौसले एकदम टूट गए और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत मिली। We celebrate the Navy Day on 4th of December to commemorate our audacious and decisive strikes on Karachi on 4th of December 1971, which caused much destruction and shattered the enemy's morale and will to fight. And dare I say that it changed the course of war of 1971. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना की जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, नौसेना प्रमुख दुश्मन के जिस जज्बे को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर देखने को मिली। इंडियन नेवी ने ऑपरेशनल डेमो में अपनी बढ़ती हुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से लेकर फ्रंटलाइन फ्रिगेट उदयगिरी तक ने दुश्मन तक अपना मैसेज साफ साफ तौर पर पहुंचा दिया और इंडियन नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन हुआ तीनों सेनाओं की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने। तरफ जहां हेलीकॉप्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप और ये ऑप्स डेमो का वो पार्ट है जब भारतीय नौसेना अपने पूरे ऑपरेशनल डेमो के साथ दमखम दिखाते हुए इस समय जो एरिया है उसको डोमिनेट करने की तैयारी में है। यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर है। चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इस समय जो भारतीय नौसेना का फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं नीचे जो वॉरशिप्स हैं जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और जो वॉरशिप ये तीनों शामिल हैं। कुल मिला के 140 की संख्या में भारतीय नौसेना के पास वॉरशिप मौजूद है और आने वाले दिनों में करीबन 2 से 3 सालों के अंदर और वॉरशिप मिलेंगे और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करीबन 92 से ज़्यादा वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जिसमें सबमरीन भी शामिल है, इनका किया जा रहा है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना का दमखम और बढ़ेगा, जो डोमिनेंस है वो विस्तार होगा। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इस समय लगातार एक्सरसाइज की जा रही है और यही वजह है कि ब्रह्मोस जो कि भारतीय नौसेना में शामिल है, भारतीय सेना के पास है, भारतीय वायुसेना के पास है, इसी के साथ ये तीनों सर्विसेज में मौजूद है। ये ठीक सामने देखिए, ये जो इस समय MiG-29 के फाइटर स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि INS विक्रांत के अंदर और साथ में INS विक्रमादित्य में ये भारतीय नौसेना के ये फाइटर स्क्वाड्रन के तौर पर MiG-29 के शामिल हैं और MiG-29 के उसके अलावा जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब भारतीय नौसेना के इस बेड़े को और सशक्त करता है और मजबूती प्रदान करता है। ठीक सामने कैरियर बैटल ग्रुप है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स,
फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर सब शामिल हैं और यही है भारतीय नौसेना का दमखम, जिसे दिखलाते हुए इस समय भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है। अरब सागर में इंडियन नेवी की ये ताकत देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। नेवी चीफ ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना का सामर्थ्य देख लिया है। It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. But as you would have noticed, we reaffirm our commitment, our readiness, our capability, and most importantly our deterrence potential of our Navy. इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे घातक कमांडोज में से एक है। वो एक पल में दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। मार्कोस की ताकत का एहसास दुश्मन देशों को भी है, इसीलिए मार्कोस नाम सुनते ही आतंकियों की रूह कांपने लगती है। मार्कोस के इस ऑपरेशन के साथ अग्रेसिवली जो इनकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, उससे जो पूरा एरिया को लोकेट किया जा रहा है, दुश्मन के इलाके को आइडेंटिफाई करके सर्विलांस के जरिए देखकर अब उसके ऊपर एग्रेसिव ऑपरेशन करने की तैयारी है। और यही वजह है कि अब इस तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, जहां एक तरफ मार्कोस हैं जो अपने इस बोट में मौजूद हैं, जो अपने साथ बैटल लोड उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट लेकर तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेप्टर यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जिसमें सीकिंग है, कामोव है, उसके अलावा MS-60 रोमियो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है जो सर्विलांस और जो अपने साथ पूरे वेपन सिस्टम कैरी भी कर सकता है, जो एयर टू सर्फेस मिसाइल कैरी कर सकता है, उसके ज़रिए ये अब आप देखें तो यहाँ पर एक एक करके जो स्लिथिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के ज़रिए जो मार्कोस हैं उनको दुश्मन के इलाके में पूरी तरह से एक एक करके उतारा जा रहा है, ताकि अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा सके और जो जहां पर एडवर्सरी है या जहां पर दुश्मन है उसको तबाह किया जा सके। INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। भारत के दुश्मन INS विक्रांत की ताकत को अच्छे से जानते हैं। जब INS विक्रांत के डेक से फाइटर जेट में उड़ते हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कांप उठते हैं। ये भारतीय नौसेना का दमखम है, नेवी का ऑपरेशन डेमो, यानी भारतीय नौसेना की वो काबिलियत जिसकी वजह से पाकिस्तान 1971 से लेकर अभी तक कांपा था। ठीक सामने आप देखें तो ये भारत में तैयार INS विक्रांत है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो अपने आप में पूरा एक 1500 ट्रूप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब कैरियर बैटल ग्रुप के साथ INS विक्रांत डिप्लॉय हुआ, ठीक सामने MiG-29K का टेक ऑफ, और ये इसकी अदम्य साहस और शौर्यता बताता है। इसी की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ था, क्योंकि जब MiG-29K पूरी तरह से INS विक्रांत के ऊपर स्टेशन था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ना तो कोई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स या वॉरशिप निकले और ना ही कोई सर्विलांस करने वाले उनके एयरक्राफ्ट। वजह बिल्कुल साफ थी कि देश में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक INS विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ इस अरेबियन सी में मौजूद था और सामने था कराची। INS विक्रांत के साथ साथ सबमरीन्स, उसके अलावा वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, ये सब एक साथ शामिल थे और यही वजह है कि कैरियर बैटल ग्रुप का डोमिनेंस बेहद अचूक है। हम आपको बता दें, चाहे 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, जब भारतीय नौसेना की ट्राइडेंट जो बोट्स थी, जो मिसाइल बोट्स थी, वो पीछे गई और फिर उसके बाद कराची पर जब मिसाइल उन्होंने सीधा दागा तो कराची कई हफ्तों तक धूं-धूं कर कर जल रहा था। और वही वजह है कि 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट से सबक लेते हुए इस बार पाकिस्तानी नेवी अपने पोर्ट से बाहर तक नहीं निकली। ये ठीक सामने INS विक्रांत है, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल मिला के 40 एयरक्राफ्ट और हेप्टर्स मिलाकर मौजूद थे। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर
इस समय जो भारतीय नौसेना का MiG-29 के है उसको लैंड कर रहा है और ये लैंड करते हुए टचडाउन इसे कहेंगे, यानी लैंड नहीं किया, आसानी से टचडाउन करते हुए और फिर से ये सॉर्टी कर रहा है। दरअसल ये इसकी काबिलियत, क्षमता और सक्षमता सब बताता है। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और इक्विप किया जा रहा है। भारतीय नौसेना में रफाल मरीन भी शामिल होगा। रफाल मरीन के शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना की जो एयर पावर है वो और बढ़ेगी। भारतीय नौसेना जो कि समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे और आसमान में हर जगह ऑपरेशंस करने के लिए पूरी तरह से क्षमता के साथ इस समय मौजूद है और यही वजह है कि इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है ऑपरेशनल डेमो भारतीय नौसेना का दमखम। समंदर की सतह पर तो इंडियन नेवी की ताकत दुनिया देखती है, लेकिन समंदर के अंदर सबमरीन पावर में भी इंडिया आज दुनिया के टॉप देशों के साथ खड़ा है। भारतीय नौसेना के एस फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि व्हाइट टाइगर और ब्लैक पैंथर, दो स्क्वाड्रन इस समय MiG-29K की मौजूद है। एक INS विक्रांत के ऊपर है और INS विक्रमादित्य नहीं तो स्टेशन रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुल मिला के 17 सबमरीन भारतीय नौसेना के पास मौजूद है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं ये सबमरीन। उसके अलावा आने वाले दिनों में और 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारतीय नौसेना को मिलेगी और इससे दमखम और बढ़ेगा। यहाँ तक कि न्यूक्लियर कैपेबल जो सबमरीन है अरिंदम, उसका ट्रायल चल रहा है और 2026 और 27 तक संभावना ही जताई जा रही है कि वो भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। ये पहला मौका है जब ऑप्स डेमो को इस समय केरला के तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। दरअसल इसके द्वारा ये संकेत बिल्कुल क्लियर है, अरेबियन सी में इस समय डोमिनेंस भारतीय नौसेना का है। यहाँ तक कि सबमरीन का डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग जगहों पर किया गया। INS विक्रांत ने HADR हो या फिर स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट, उसके तहत जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पूरी दिखाई। वहीं MiG-29K ने चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके बाद के जो ऑपरेशंस हैं वो मैनोवर करते हुए दिखाया। इसीलिए इस समय इंडिया टीवी आपको सीधा भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाली ताकत दिखा रहा है, ताकि भारतीय नौसेना जो कि कुल मिला के 250 नॉटिकल माइल्स के लगभग EEZ का जो पूरा हिस्सा है उसको मॉनिटर करती है